37 एतराज़ात लगाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। ये 37 जो एतराज़ात हैं ये FIR है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ। लेकिन वो 37 एतराज़ात हैं क्या, ये तफसीलात अभी तक किसी चैनल या अखबार के अंदर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये डॉक्यूमेंट जो इस वक्त मेरे हाथ में है ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको देने लगा हूँ, और ये तफसीलात अभी तक किसी चैनल या अखबार के अंदर नहीं आई। ये ज़रूर बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 37 एतराज़ात लगाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो है वो लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो 37 एतराज़ात हैं क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठा रहा है, ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है और मैं आपको वो 37 के 37 एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको ये पता लग सके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आखिर क्यों इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बार बार इसे क्यों फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह कि ये जो एतराज़ात हैं ये इसको अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये FIR है। ये 37 जो एतराज़ात हैं ये FIR है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़। अब ये FIR क्या कहती है ये मैं आपके सामने सारी तफसीलात रख देता हूँ, उसके बाद फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। पहला एतराज़, लैक ऑफ टाइम फॉर लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EVMs इन अपकमिंग जनरल इलेक्शन, यानी कि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम बहुत कम है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं वो इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल की जाएं। ये टाइम क्यों कम है, अब ये मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ कि आपको तकरीबन 8 लाख EVMs चाहिए होंगी कि आप इसके ऊपर जो है वो काम कर सकें। आपको ये सारी जगहों के ऊपर जो है ये इस्तेमाल करनी होंगी। 0.8 मिलियन EVMs जो हैं वो दरकार हैं इलेक्शंस के लिए, और इसके लिए टाइम बहुत कम रह गया है कि इतनी लार्ज स्केल के ऊपर जो है ये सारा कुछ किया जा सके। अच्छा, उसके बाद दूसरा एतराज़ है लैक ऑफ बैलेट सीक्रेसी, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि अगर आपने ये वोट डाला तो इसमें सीक्रेसी नहीं रहती, ये इंश्योर नहीं किया जा सकता कि आपका वोट आपने किसको डाला है ये सीक्रेट रहता है या नहीं रहता। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है ये आपकी सीक्रेसी को जो है वो इंश्योर नहीं कर सकती। तीसरा एतराज़ है लैक ऑफ वोटर्स एनोनिमिटी, कि वोटर कौन था, किसने आके वोट डाला है, आपकी शनाख्त जो है वो भी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो है वो सीक्रेट नहीं रह सकती, इसका पता नहीं लगता कि कौन था। इसलिए ये, वरना वैसे अगर आपने वोट डाले, आप सिर्फ एक पर्ची डालते हैं, उससे ये नहीं पता लगता कि वोट डाला किसने था, लेकिन इसके अंदर जो है वो ये चीज़ इंश्योर नहीं की जा सकती। चौथा एतराज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि इसके ये जो पूरा प्रोसेस है ये साफ शफाफ नहीं है, और बिल्कुल साफ शफाफ प्रोसेस होना चाहिए जिससे पता लग सके, पता ना लग सके कि किसने किसको वोट दिया है और उसकी शनाख्त क्या थी, लेकिन इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। लैक ऑफ कैपेसिटी एट ऑल लेवल्स, ये जो है पांचवा एतराज़ है। लैक ऑफ कैपेसिटी का मतलब यानी कि आपके हर लेवल के ऊपर, चाहे वो मशीनें बनाने का मामला हो, इसको पोलिंग स्टेशन के अंदर रखने का मामला हो, इसमें से रिजल्ट निकालने का मामला हो, इस रिजल्ट को कंपाइल करने का मामला हो, इसकी कैपेसिटी नहीं है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस सारी चीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके। लैक ऑफ मैसिव पायलट टेस्टिंग, यानी किसी भी चीज़ के अंदर जाने के लिए सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होना, पायलट टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी पायलट टेस्टिंग लार्ज लेवल के ऊपर नहीं हो सकी। ये मैं जानता हूँ कि इससे पहले छोटे लेवल के ऊपर तजुर्बाती तौर पे ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर ये इस्तेमाल हुई है, लेकिन लार्ज लेवल के ऊपर जो है वो कभी भी ये अब तक टेस्टिंग, इसकी पायलट टेस्टिंग नहीं हो सकी। लैक ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी ड्यूरिंग मशीन एट रेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, कि जी जब मशीन इधर से उधर जा रही होगी तो इसकी सिक्योरिटी को कौन इंश्योर करेगा। अब यही तो वो एतराज़ है कि कई दफ़ा जो है वो यहाँ पे हमारे यहाँ तो पोलिंग वो जो इलेक्शन कराने वाला अमला होता है वही गायब हो जाता है, तो इसको कौन इंश्योर करेगा कि इसकी सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहेगी, ये भी एतराज़ किया गया है। फाइनेंशियली नॉट वायबल,
कि जी पैसे के लिहाज से जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वाइबल नहीं लगता, ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ईवीएम्स कैन नॉट प्रिवेंट रिगिंग लाइक बूथ कैप्चरिंग। आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर वोटों भरा एक बक्सा ही गायब हो जाए, बैलेट बॉक्स जिसको कहते हैं, वही गायब हो जाए, तो इसी तरह अगर ये मशीन गायब हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसको कौन इंश्योर करेगा कि हाँ जी ये मशीनें इस तरह गायब नहीं होंगी? लीगल अमेंडमेंट्स आर एसेंशियल, कि जी आपको कानूनी इसके ऊपर सबसे पहले तो जाहिर बात है आपको आइनी तौर पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने जो प्रेजेंट सेटअप है इंतखाबात का उसके तहत ये सब कुछ नहीं हो सकता, आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ EMB, और इसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं है, पूरे जो इलेक्शन का जो बोर्ड है उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं होती इस सारी चीज़ के साथ। और मैं इसकी वजह मैं आगे बताता हूँ आपको। मशीन, उसके बाद आया जी मशीन इज हैकेबल एंड टेम्पर प्रोन विच कैन कॉज कैलकुलेशन एरर। ये हैक हो सकती है, हुकूमत बार बार ये कहती है कि नहीं जी हैक नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हैक हो सकती है और इसको टेम्पर भी किया जा सकता है, मशीन को ख़राब भी किया जा सकता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल जो है जो मुझे पता लगा है वो ये है कि मिसाल के तौर पे कोई वोट डालने के लिए आया और उसने वोटिंग के प्रोसेस को ख़राब करना है, तो वो किसी एक बटन के अंदर अगर एल्फी डाल दे या कोई और चीज़ डाल दे जिससे वो बटन ही प्रेस होना बंद हो जाए, जिस तरह अक्सर शरारत के तौर पे लोग जो है वो तालों के अंदर डाल देते हैं, तो ताला जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, ताला जो है काम ही नहीं कर सकता, चाबी नहीं अंदर जाती। इसी तरह यहाँ पे भी अगर कोई इसको तोड़ दे या बटन को ख़राब कर दे तो आगे अगला पूरा वोटिंग का प्रोसेस जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये इसका जिक्र इधर किया गया। उसके बाद जी सॉफ्टवेयर कैन ईजली बी ऑल्टर्ड, इसका सॉफ्टवेयर भी चेंज किया जा सकता है। पीछे से फैक्ट्री से बेशक जो ये मशीन जिस तरह बन के आ रही है, लेकिन आगे आके इसके अंदर कोई हेरा फेरी का RTS जिस तरह बैठ गया था, कुछ भी हो सकता है, तो सॉफ्टवेयर के साथ कोई हेरा फेरी हो गई तो मशीन गई। उसके बाद लिखा हुआ जी इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू इंश्योर दैट एवरी मशीन इज ऑनेस्ट। ये 100% कोई नहीं कह सकता कि जितनी मशीनें जाएंगी इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो सब की सब वही रिजल्ट देंगी जो बटन दबा के वहां पे आया था, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। उसके बाद पोल इन 1 डे यूज मशीन इज नियरली इम्पॉसिबल, कि एक मशीन के अंदर एक दिन के अंदर अंदर पोलिंग कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कई लोगों को ये मशीन आएगी नहीं, जो वोटर आएंगे वहां पे उनको मशीन इस्तेमाल ही करनी नहीं आएगी, तो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा वोट डालने का। तो ये गारंटी देना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिस तरह नॉर्मली लोग आके ठप्पा लगा के वोट डालते हैं, क्या उतने ही लोग जो है मशीनों के ऊपर वोट डाल सकेंगे, ये गारंटी नहीं की जा सकती। और वही अगला यही है कि लैक ऑफ वोटर एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड लिटरेसी रेट, कि हमारे यहाँ पे लोगों को अभी इसको इस्तेमाल करना नहीं आता, लोगों ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, लैक ऑफ एजुकेशन है, इसके लिए पहले प्रॉपरली इनको सिखाया जाए, बताया जाए, तब जाके जो है वो इसको किया जा सकता है। देयर इज नो कंसेंसस अमंग द स्टेक होल्डर्स, कि जितनी भी सियासी जमातें हैं इनमें आपस में जो है वो कंसेंसस नहीं है, ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो उसको रिजेक्ट कर रही हैं, हुकूमत इसको इन्फोर्स कर रही है। इस तरह किसी भी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर तब तक उसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता जब सारे ही ऑन बोर्ड ना हों। ऑल प्रोसेसेस आर आउटसोर्स टू द इंटरनेशनल और नेशनल फर्म्स, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो या तो इसको इंटरनेशनल कंपनियां जो है बैनुल-अक़वामी कंपनियां ये मशीनें बनाती हैं, या आपको इसको प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हेजिटेंट है, वो एतराज़ कर रहा है कि जी ये प्रोसेस साफ शफाफ नहीं रहता अगर हम बाहर के किसी बंदे को बीच में इन्वॉल्व कर दें। रीयूजेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट्स मोर फ्रीक्वेंटली, आप एक टेक्नोलॉजी के साथ मसला ये भी होता है कि आप टेक्नोलॉजी लेते हैं और पता लगता है कि 6 महीने के बाद या साल के बाद जो आपने चीज़ ली थी वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, अगले इलेक्शन के लिए पता चले जो आपने चीज़ पहले ली थी अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं, उससे भी नई चीज़ आ चुकी है। तो एक टेक्नोलॉजी के साथ ये ड्रॉबैक जो है वो ये भी होता है। उसके बाद लिखा है जी लैक ऑफ एविडेंस इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। एविडेंस किस तरह निकलेगा इसमें से कि जब आपने वोट डले हैं वो किसने वोट किसको डले हैं, वो पर्ची तो निकल आई, लेकिन कोई थर्ड प्रोसेस नहीं है इसको इंश्योर करने के लिए कि अगर 100 वोट ही कहा गया है तो 100 वोट डले हैं या नहीं डले, ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके बाद है जी एब्सेंस ऑफ डस्ट फ्री, ह्यूमिड फ्री एंड कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट वेयर हाउस। हमारे यहाँ पे जिस किस्म का एटमॉस्फेयर है, मिट्टी होती है, धूल होती है, और टेम्परेचर के हवाले से भी है, कहीं पे गर्मी है कहीं पे सर्दी है, उसके अंदर ये मशीनें काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, हमें इसकी भी गारंटी नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, कि जिन्होंने इसको ऑपरेट करना है क्या उनको ट्रेनिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई, इसका भी मसला है। ह्यूज लर्निंग कर्व इज रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल ऑपरेटर्स, बहुत लंबा अरसा चाहिए सब लोगों को ऑन बोर्ड लाने के लिए कि वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आ जाए, उनको सीख लें वो। और इसमें जो बात हो रही है वो ज़्यादातर
जो पोलिंग का अमला होता है उसकी बात हो रही है, जो इलेक्शन करवाता है उसकी बात हो रही है कि उसकी ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा लंबा टाइम चाहिए कि वो सारा कुछ ये सीख सके। उसके बाद है जी लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इशू, लाना आना ले जाना, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वैसे तो आप जब वोट्स के लिए डालते हैं तो वोटों का एक बैग होता है जो आप लेके जाते हैं, या बॉक्स होता है आप ले जाते हैं। इन मशीनों को पहले पिक करना, फिर लेकर आना, उसको गारंटी करना कि वो काम करती हैं, एक बड़ा, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि जो बीच में जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ से जो पोलिंग स्टेशन हैं वो कई कई किलोमीटर दूर होते हैं, तो ये सारी मशीनें वहाँ तक पहुँचाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद आता है जी स्केलेबिलिटी, मैग्नीट्यूड इश्यूज डेमोग्राफिकली एंड जियोग्राफिकली। वो ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में कई दफ़ा इस तरह होता है कि चढ़ के जाके कहीं पे पोलिंग स्टेशन होता है, अब उस मशीन को उठा के लेके जाना वहाँ तक, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, पता नहीं किधर किधर जो है वो पोलिंग स्टेशन बनते हैं, किस तरह इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद है जी डेटा इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज ड्यू टू 11th आवर कोर्ट ऑर्डर्स रिगार्डिंग चेंज इन बैलेट पेपर्स। आखिरी मोमेंट के ऊपर भी कभी कभार कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आ जाता है कि जनाब ये जो लिस्ट बनी हुई है ना ये फारिग है, ये बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके अगेंस्ट फैसला आ जाता है, तो आपको फौरन जो है वो बैठ के पूरी लिस्ट जो है वो चेंज करनी पड़ती है, उस बंदे को बीच में से निकालना पड़ता है, या आपके कभी कभार इस तरह भी होता है कि आपको इंतखाबी निशान जो होता है उसे तब्दील करना पड़ता है, उस पर भी एतराज़ आ जाते हैं। तो 11th आवर के अंदर जाके एक उन मशीनों को बैठ के चेंज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, उस पर भी एतराज़ है। उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन केस वी इंट्रोड्यूस इन वन गो। अगर आवाम को एकदम ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो उस पर भी बहुत से एतराज़ात आवाम की तरफ से आएंगे कि हमें इस प्रोसेस का भी पता नहीं है, इसकी समझ नहीं है। मैं इसमें आपको बात बताऊँ, आज भी मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर ये वैसे चीज़ जो है ये पिछले दौरे हुकूमत में इंट्रोड्यूस हुई थी कि मोटर व्हीकल टैक्स दिया जाता है पंजाब के अंदर, आप अपने गाड़ी का टैक्स देते हैं हर साल। आज भी कई लोगों को इस बात का नहीं पता कि ये प्रोसेस जो है अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए होता है या ऐप के ज़रिए होता है। आप वहाँ से आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर के ज़रिए आप उसकी पेमेंट ऑनलाइन जमा कराते हैं। ये बात आज तक कई लोगों को नहीं पता। वो बैंकों में पुराने प्रोसेस के तहत पहुँच जाते हैं, हाँ जी मोटर व्हीकल टैक्स हमने जमा करवाना है, लेकिन बैंक कहते हैं कि जी ये अब आप इस तरह नहीं जमा करा सकते, आपको इस प्रोसेस के थ्रू करवाना पड़ेगा। मेरे अपने कई बुजुर्ग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आई, तो फिर मैंने उनकी हेल्प की। मैंने कहा जी अब इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। तो उन्होंने कहा जी हम तो नहीं कर सकते, हमें तो ये पूरा प्रोसेस नहीं आता। तो ये उसकी बात हो रही है। रिजल्ट डिलेड, उसमें ये भी आ रहा है कि जी इसका रिजल्ट जो है वो डिले भी हो सकता है इसकी वजह से। लैक ऑफ ट्रस्ट बाय स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, CSOs, NGOs और मीडिया के बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा है जी उनकी जानिब से भी एतराज़ात हैं कि ये प्रोसेस नहीं चल सकता। उसके बाद ऑल एक्शंस बीइंग टेकन इन हेस्ट बाय नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस विच इज द नेगेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये जल्दबाजी में किया जा रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर ये रूल है कि इंटरनेशनली इस किस्म के जो प्रोसेस होते हैं इनको टाइम लगता है, आपको टाइम, और इंटरनेशनली जिस तरह एक प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सेप्ट किया जाता है आपको उस तरह चलना चाहिए। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद जी EVM कैनॉट प्रिवेंट लो वोटर टर्नआउट, लो वुमेन वोटर टर्नआउट, मिसयूज ऑफ स्टेट अथॉरिटीज, इलेक्शन फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट स्टफिंग, वोट बाइंग, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, डिसऑनेस्ट पोलिंग स्टाफ, वाइड स्प्रेड पोलिटिकल एंड इलेक्टोरल वायलेंस, अब्यूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज बाय इनक्यूमेंट पार्टीज। उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के आने की वजह से ये सारी चीज़ें जो बताई हुई हैं कि कहीं पे वोट कम पड़ते हैं, कहीं पे ख़वातीन कम वोट डालती हैं, कहीं पे 2 नंबर वोट, बोगस वोट डाले जाते हैं, वोट खरीदे और बेचे जाते हैं, ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने से कोई ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोई इसके आने का कोई इतना बड़ा कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें पहले भी चलती थी, अगर मशीनें रख देंगे तब भी चलेंगी। Dependency on machine vendors, as the vendors provide support for maintenance, updates, configuration and reconfiguration in the period between election, which creates the possibility of fraud. आपको मशीनों को मेंटेन करने के लिए बार बार बाहर की पार्टीज को बुलाना पड़ेगा कि जी इसको मेंटेन करना है। जिस तरह आप अपना AC करते हैं या गाड़ी की मेंटेनेंस करवाते रहते हैं, तो आपको बार बार बाहर से लोगों को बुलाने पड़ेगा, और जब बार बार आप बाहर से लोगों को बुलाएंगे तो उन मशीनों के साथ जो है वो कोई हैंकी पैंकी भी की जा सकती है। These machines are not off-the-shelf product, therefore it requires frequent technical challenges at the demand of the stakeholders. ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप बाजार गए और काउंटर के ऊपर से उठा के ले आए कि लो जी आज से मशीनें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपको इसको प्रॉपर आपको देखना पड़ता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप जो है वो आप एक दफ़ा इसमें डाल सकते हैं, किस किस्म के सिंबल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, किस पार्टी का नाम डाल सकते हैं, आपको कस्टम मेड बनवानी पड़ती है, जो कि एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। Not following the standards of global ecosystem for introduction of new technology at mass level.
पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए भी एक चैलेंजिंग है कि पूरी दुनिया के अंदर अब नॉर्मली इस किस्म की चीज़ों को जो है अवॉइड किया जाता है, लेकिन इतने मास लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो फीजिबल नहीं होता। उसके बाद लिखा है जी, ड्यू टू अबव मेंशन्ड चैलेंजेस एंड इंप्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज नेशन वाइड इन हेस्ट द कंडक्ट ऑफ फ्री फेयर क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट पॉसिबल, पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विल रिमेन शेकी। अवाम इस पूरी ये जो जितने एतराज़ात अभी शेयर किए गए हैं इसकी वजह से अवाम इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो यकीन नहीं रखेगी, इसलिए भी ये ठीक नहीं है। आखिरी दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें लिखा है जी, जर्मनी और हॉलैंड अबैंडन ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि जी जर्मनी और हॉलैंड ने जो अपना प्रोसेस था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ये ख़त्म कर दिया क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इसके अंदर। और आयरलैंड, इटली एंड फिनलैंड अबैंडन ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी। आयरलैंड, इटली और फिनलैंड ने इस प्रोसेस को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि इसमें सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती थी वोटर के वोट को, जिसकी वजह से उन्होंने भी मशीनों को ख़त्म कर दिया। ये हैं वो 37 एतराज़ात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर लगाए हैं कि जी आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन वजूहात की वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।